नमस्कार साथियों। देखिए, हमारी जो लास्ट क्लास में हम जो है फेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने फेनेटिक्स स्टार्ट की थी। और जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फेनेटिक्स के बारे में कि फेनेटिक्स में जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, उन स्पीच ऑर्गन्स को आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। और 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला हमने बात की थी कि भाई रेस्पिरेटरी, ठीक है ना, हमने कहा था कि भाई रेस्पिरेटरी फेनेटिक्स, ठीक है। सेकंड हमने बात की थी कि भाई आपके फेनेट्री, ठीक है। थर्ड बात जो हमने की थी, हमने कहा कि थर्ड वन जो है आर्टिकुलेटरी। तो हम 3 ग्रुप्स में जो आपके जितने भी स्पीच ऑर्गन्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। नंबर 1 रेस्पिरेटरी, नंबर 2 फेनेट्री एंड थर्ड वन इज आर्टिकुलेटरी। हमने कहा था कि भाई किस तरीके से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं। हमने कहा था कि भाई किस तरीके से एयर स्ट्रीम क्रिएट होता है। हमने देखा था कि भाई जो चेस्ट है, आपके जो लंग्स हैं, लंग्स की वॉल्स में जो प्रेशर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है जिससे एयर या तो बाहर निकलती है या अंदर आती है। तो इस तरीके के हमने पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हम थोड़ा सा इस वीडियो को देखते हैं और उससे कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए, पहले तो आपने देखे ये लंग्स हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये लंग्स हैं और ये जो डायफ्राम है। अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। आप यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एक एयर स्ट्रीम जो है क्रिएट होगी। जैसे आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन से एक एयर स्ट्रीम क्रिएट होती है। मैंने कहा था कि लंग्स के की वॉल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एयर स्ट्रीम क्रिएट होती है, इसलिए इसे पल्मोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारी जो मैक्सिमम साउंड्स हैं वो किससे होती है, इग्रे से बाहर निकलने वाली से, ठीक है। अब देखो, हम सेकंड जो हमारा जो है, हमने कहा था ये नेक्स्ट है फेनेट्री सिस्टम। यदि फेनेट्री सिस्टम की बात करें तो देखो ये आपका वोकल कॉर्ड है और वोकल कॉर्ड जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। फेनेट्री सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो होता है लैरिंक्स। ये जो पार्ट है लैरिंक्स है जिसके अंदर के आपके वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स जो रहते हैं। ये जो है आपका विंड पाइप है जिसे कि आप ट्रकिया बोलते हो। अब देखो ये आपके वोकल कॉर्ड्स है। मेन फंक्शन आप देखिए, जब मैंने कहा था रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके थ्रू जब एयर बाहर निकलती है, जब ये देखो यहाँ से एयर आई, अब एयर जब जैसे ही वोकल कॉर्ड्स पर जाती है तो वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, या तो वोकल कॉर्ड्स दूर होते हैं, जैसे ही पास आते हैं तो एकदम से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आप यहाँ देखिए जो वोकल कॉर्ड्स हैं एक पार्ट से तो जुड़े हुए हैं और दूसरे पार्ट से दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो जब ये वोकल कॉर्ड्स पास आएंगे, जब ज़्यादा पास होंगे वोकल कॉर्ड्स, तो जब अंदर से एयर आएगी तो उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वाइब्रेशन जैसे ही क्रिएट होगा तो साउंड क्रिएट होगी। जितने वोकल कॉर्ड्स ज़्यादा पास होंगे उतना ही उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होगा। और वो जो है वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन पर सेकंड होगा उसको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे वोकल कॉर्ड बिल्कुल खुले हुए रहते हैं, फाइन। और नॉर्मल कंडीशन में जब ये पास होते हैं तो एयर, आप सोच सकते हो एयर जब पास होंगे तो एकदम से क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो ये वाइब्रेट करेंगे जोर जोर से। जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट देखिए आप, हम जो बात कर रहे थे ये फेनेट्री जो है इसकी बात कर रहे थे। पहले हमने रेस्पिरेटरी करा था, फिर फेनेट्री करा था। तो फेनेट्री में हमने बात की थी कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि भाई इसमें जो है लैरिंग्स है, और जो लैरिंग्स है उसी को मैंने आपको बताया था कि इसी को आप एडम्स एप्पल बोलते हैं, आप इसी को जो है वॉइस बॉक्स बोलते हैं, फाइन। और आपने यहां देखा भी है कि किस तरीके से, देखिए आपने देखा है कि यहां पे किस तरीके से, देखिए ये आपका जो है विंड पाइप है, अभी हमने देखा भी था। और विंड पाइप जो है उसे ट्रकिया बोलते हैं। इसके बाद ये यहां पर इस जगह आपके वोकल फोल्ड्स बोल दो या वोकल कॉर्ड्स बोल दो, एक ही बात है। और ये आपके जो है वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम यदि आगे देखें, इसमें नेक्स्ट जो आपका इसमें पार्ट है वो है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम। और आर्टिकुलेटरी सिस्टम को आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। देखिए इसमें मैंने ये कुछ डायग्राम्स हैं, अब आप एक देखिए, एक जो डायग्राम है वो तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा उसको नेक्स्ट वाला हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। वो कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए जिससे आपको उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आए। देखिए यदि हम इसकी बात करें, सॉरी पहले हम इसकी बात करें, देखिए आपको जो ये डायग्राम नजर आ रहा है तो पहले आप नीचे से चलें, क्योंकि आप नीचे तो पढ़ चुके हैं भाई कि आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखना, आपने फेनेट्री सिस्टम के बारे में देखा। तो यहां पर हमने देखा था, देखिए ये आपका वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वोकल कॉर्ड्स, VOCALCORDS, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स।
अब ये जो वोकल कॉर्ड्स है, अब ये वोकल कॉर्ड्स का जो गेट है, ये जिसको आप कह सकते हो, ये वोकल कॉर्ड्स की जो ओपनिंग है, ये तो वोकल कॉर्ड्स हो गए, और ये इनके बीच में ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। फाइन। उसके बाद हमने देखा था कि ये वोकल कॉर्ड्स किस में, ये लैरिंग्स में। हमारा जो पार्ट जो है क्या है, थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, ये लैरिंग्स हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, अब आप देखिए यहां पर एक चीज देखना है कि ये तो वोकल कॉर्ड्स हैं, और इसमें देखो ये एक पार्ट डिवाइड हो रहा है। ये जो इधर वाला पार्ट है, कौन सा? ये, और ये यहां से यहां तक इधर वाला पार्ट जो है, इसे तो आप कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं आप? फूड पाइप। और फूड पाइप का ही दूसरा नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस, OESOPHAGUS। अब देखो इधर तो है फूड पाइप, और इधर ये जो पाइप है, ये जो है, ठीक है ना, ये जो देखो दो नैरो पैसेज हो गए, एक नैरो पैसेज ये हो गया और एक नैरो पैसेज ये हो गया। तो इधर वाला नैरो पैसेज जैसे तो आप फूड पाइप बोलते हो, और इधर वाला जिसके अंदर की आपका ग्लॉटिस पाया जाता है, जिसके अंदर की आपके वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, उस वाले नैरो पैसेज को आप यहां पर जो है वो बोलते हो विंड पाइप। और विंड पाइप को अभी मैंने बात की थी, इसको क्या और बोलते हो? ट्रकिया। क्या नाम देते हैं आप इसको? TRACHEA, ट्रकिया। फाइन, ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो एक चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो है एक और नाम आपको मिलेगा, फेरिंग्स। देखो ये तो है लैरिंग्स, और ये फेरिंग्स, PHARYNX। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब क्या होता है, मैं आपको वैसे ही नॉर्मल बात बता रहा हूं कि ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या होता है? ये कॉमन एरिया होता है। कॉमन एरिया का मतलब इस जगह जो एयर और फूड दोनों ही इस जगह से आते हैं। जब एयर, जब आप जो सांस लेते हो, ठीक है ना, तब तो भी एयर यहाँ से आती है, ठीक है। या आप यदि कुछ बोलते हो तो जो एयर अंदर से आती है वो भी इस जगह से आती है। जब आप खाना खाते हो तो फूड भी इसी जगह से आता है। लेकिन यहां पर ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब आपको समझ में आ गया, ग्लॉटिस से रिलेटेड होगा एपिग्लॉटिस। आप ये समझ सकते हैं कि ग्लॉटिस के ऊपर जो कैप लगती है उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एक्चुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा, जब खाना खाते हैं तो जो हमारा जो भोजन है, फूड है, वो हमारे विंड पाइप में ना जाए, सांस नली में ना जाए। इस वजह से ये जो यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस जो है, ये क्या करता है, इस तरीके से इसको बंद कर देता है। इस तरीके से ये घूम के इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसको बंद कर देता है तो क्या होता है, आपका फूड जो है सीधा फूड पाइप में चला जाता है। फाइन, ओके। तो ये चीजें थोड़ी समझने की थी, जो हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही पढ़ी थी। उसके बाद हमने फेनेटरी सिस्टम में आए थे, तो फेनेटरी सिस्टम में पढ़ी थी। अब हम आते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम में। हमने देखो हमारे लंग्स की बातें कर ली, लंग्स की वॉल्स की बात कर ली, उनके कॉन्ट्रैक्शन की बात कर ली, हमने जो है विंड पाइप की बात कर ली। इसके बाद विंड पाइप के बाद हमने क्या है, आगे आके हमने क्या किया, विंड पाइप के बाद हमने अपने लैरिंग्स जो है फेनेटरी सिस्टम में लैरिंग्स की बात कर ली। लैरिंग्स में हमने वोकल कॉर्ड्स की बात कर ली कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसका जो ओपनिंग होता है उसे ग्लॉटिस बोलते हैं। हमने कहा कि उसके ऊपर जो कैप लग जाती है उसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम की। अब देखिए आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में समझिए। ये जो आपका डायग्राम है एक्चुअली आर्टिकुलेटरी सिस्टम के लिए, ये तो आप थोड़ा सा चीजें समझे। आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, देखो एक तो यहाँ पर हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं। एक तो आता है आपका लिप्स। फाइन, तो देखो अब आप लिप्स की बात करें तो आपका एक होता है अपर लिप और एक होता है लोअर लिप। तो ये जो है लिप है, ठीक है ना, ये दोनों लिप्स हैं, ठीक है ना, LIPS लिप्स, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला तो अपर लिप हो गया और नीचे वाला लोअर लिप हो गया, ठीक है। उसके बाद लिप्स के साथ ही आपके टीथ भी होते हैं, ठीक है। टीथ भी जो है स्पीच ऑर्गन्स में शामिल होते हैं, और आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी साउंड्स जो हैं उसमें लिप्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी साउंड्स में टीथ की जरूरत होती है। अब देखो यहां पर टीथ भी हमारे साथ सेम ही कंडीशन है। ऊपर वाले टीथ जो है अपर टीथ हो जाएंगे और नीचे वाले टीथ क्या हो जाएंगे, लोअर टीथ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो टीथ के बाद आपके ये टीथ है, टीथ के जस्ट पीछे आप अपनी टंग को ले जाइए, और टीथ के पीछे जो एक आपका एक पार्ट है, ठीक है ना, टीथ के जस्ट जैसे ही आप टीथ है, टीथ के जस्ट पीछे जैसे आप सबसे पहले एक पार्ट आता है उसे बोलते हैं टीथ रिज। क्या आता है, उसे बोलते हैं टीथ रिज। आप जैसे ही अपनी टंग को टीथ के पीछे ले जाएंगे तो आगे जो एक पार्ट आता है उसे बोलते हैं टीथ रिज। टीथ रिज के बाद फिर आप अपनी टंग को और आगे ले जाइए। जब आप और आगे ले जाते हैं तो वहां पर थोड़ा हार्ड पार्ट आता है, उसे बोलते हो आप हार्ड पैलेट, PALAT पैलेट। क्या है वो, हार्ड PALATE पैलेट, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ड पैलेट, ये हो गया आपका टीथ रिज वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद आप टंग को और ऊपर ले जाइए,
और ऊपर का मतलब पीछे की तरफ ले जाइए। जब आप टंग को बिल्कुल पीछे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, जहां तक आपकी टंग जा सकती है, आप इन टंग को घुमा के पीछे की तरफ ले जाइए, तो ऐसे आप जैसे ही पीछे की तरफ ले जाएंगे तो फिर सॉफ्ट एरिया स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो सॉफ्ट एरिया स्टार्ट हो जाएगा उसे बोलते हो आप सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हो? SOFT, सॉफ्ट, PALATE। ओके, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट के लास्ट में एक जो है फ्लैशी, एक मासल, एक चीज लटकी रहती है जिसे आप बोलते हो यूवियला, UVULA, यूवियला। इज इट क्लियर? अब देखो, आपने देखा कि यहां पर ऊपर आपने देखा कि जैसे ही आप जो है आपकी टंग है, टंग को जब आप ऊपर वाले टीथ के जैसे अपर टीथ के पीछे ले जाते हो तो सबसे पहले आपका टीथ रिज आता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टीथ रिज। और आपको यह भी ध्यान रखना है, इस टीथ रिज को एल्विलियर रिज भी कहते हैं, एल्विलियर रिज। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? टीथ रिज आता है। अब टीथ रिज से थोड़ा सा आगे आप टंग को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हार्ड एरिया आएगा, उसे हार्ड पैलेट बोलते हैं। फिर और पीछे ले जाओगे तो जहां तक लास्ट में आप ले जा सकते हो टंग को, सॉफ्ट पैलेट आता है। और फिर लास्ट में जो एक फ्लैशी मासल एक जगह होती है जो टंग के बिल्कुल पीछे पीछे होती है, उसे आप यूवियला बोलते हो। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि ये जो टीथ रिज है, ये जो हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट का भी ध्यान रखना, सॉफ्ट पैलेट को वीलम भी बोलते हैं, VELUM, वीलम। ठीक है, तो ये जो हार्ड पैलेट है आपका, टीथ रिज है, हार्ड पैलेट है, आपका सॉफ्ट पैलेट है और यूविला है। इन सबको कॉमन रूप से जो है आप कहते हो, क्या बोलते हो? इन सब चीजों को आप रूफ ऑफ द माउथ बोलते हो। क्या बोलते हैं? देखो, ये रूफ है, छत आपके क्या है, जैसे माउथ है और माउथ की ये छत हो गई। अब इस माउथ, छत का मतलब ऊपर का एरिया, ऊपर के एरिया में आपको पहले टीथ रिज आ गया, फिर हार्ड पैलेट आ गया, फिर सॉफ्ट पैलेट आ गया, फिर यूवियला आ गया। तो इन सारी चीजों को आप कॉमन रूप से किसको? एल्विलियर रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवियला, इन सबको आप जो है कॉमन रूप से क्या कहते हो? रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी बात की आपने, हमने कहा कि टंग के ऊपर जो रूफ है उसकी बात की। अब हम टंग की, देखो आपका क्या हो गया, यदि आपने कहा भाई स्पीच ऑर्गन्स जो हैं, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में एक तो लिप्स आ गए, सेकंड वन आपका टीथ आ गया, आपका रूफ ऑफ द माउथ आ गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप जानते हो वो है टंग। ठीक है, अब टंग के भी क्या पार्ट होते हैं? देखो, टंग जो आपका सबसे आगे आगे का पार्ट होता है, बिल्कुल शार्प पॉइंट, जिसको आप कह सकते हो पॉइंट। टंग का जो पॉइंट होता है उसे तो बोलते हो आप टिप ऑफ द टंग। उसे क्या बोलते हो? टिप ऑफ द टंग। उसे तो टिप ऑफ द टंग बोलते हो, जो टंग का सबसे आगे का पार्ट होता है। उसके बाद जो टंग का एरिया होता है उसे टिप ऑफ द, जैसे टिप ऑफ द टंग हो गया, इसके फिर वो बाद जो जस्ट बाद में जो हिस्सा होता है उसे बोलते हो ब्लेड, यानी कि ब्लेड ऑफ द टंग, BLADE, ब्लेड ऑफ द टंग। उसके बाद होता है फ्रंट ऑफ द टंग, और उसके बाद होता है बैक ऑफ द टंग। तो आपको टंग के ये पार्ट ध्यान रखने हैं कि टंग के पहला हो गया टिप ऑफ द टंग, उसके बाद टिप, बिल्कुल ये पॉइंट जो है आपका टंग का वो टिप ऑफ द टंग हो गया, उसके बाद ब्लेड ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग एंड लास्ट वन इज बैक ऑफ द टंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके टंग के पार्ट। तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है ना, और ये मैंने आपको बताया फेरिंग्स है, और ये फेरिंग्स की ये वॉल है। ठीक है, ये फेरिंग्स है और ये फेरिंग्स की ये वॉल है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? रूफ ऑफ द माउथ। ये आपका लिप्स हो गया, टीथ हो गया। अभी मैंने आपको केवल इनको बताया है क्योंकि आपको बाद में समझ में आएगा कि इनका यूज क्या है। अब देखो, मैं आपको इसमें एक दूसरा डायग्राम बताता हूं, ठीक है ना, उसको आप समझें। एक आपका ये है वही चीज, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको और, आप यदि समझना चाहें तो ज़्यादा बेटर, आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। देखिए, हमने जब इसकी बात की थी तो वही बात सेम, देखो जब हमने टंग की बात की थी तो ये टंग है, और टंग के देखो इसने पार्ट बता रखे हैं। सबसे आगे इसमें टिप ऑफ द टंग बता रखा है, उसके बाद एरो लग रहा है, ये ब्लेड ऑफ द टंग है। आपने देखा ये ब्लेड ऑफ द टंग है, फिर इसने फ्रंट है और फिर बैक है। ये एरो लगा के आपको ये टंग के पार्ट्स बता रखे हैं। ये टंग को पूरा का पूरा इसने डिवाइड कर रखा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये आपकी रूफ ऑफ द माउथ है। अब रूफ ऑफ द माउथ में देखो, सबसे पहले इसने क्या, ये आपके टीथ है। ठीक है, और टीथ के जस्ट बाद, जैसे आपके टीथ के जस्ट बाद मतलब पीछे की तरफ, ये हो गया आपका टीथ रिज। उसके बाद टीथ रिज के बाद देखिए आपने जैसे टीथ रिज कहा तो उसके बाद आपका जो है, जैसे ये टीथ रिज आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पे देखो ये आ गया आपका इस जगह हार्ड पैलेट, उसके बाद यहाँ आ गया सॉफ्ट पैलेट, और ये जो लास्ट में जो है यूवियला है। ये फेरिंग्स दिया हुआ है,
ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके से लॉक लगा देता है, जिससे कि क्या है, आप जब खाना खाते हो तो ये श्वास नली में नहीं जाता। ठीक है, नीचे ये आपका लैरिंक्स मैंने बता दिया, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये ट्रकिया है, जो कि किसके पार्ट हैं, ये जो है ट्रकिया और लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड जो है किसके पार्ट हैं, ये फेनेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, और ये ट्रकिया यानी विंड पाइप और लंग्स जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये इस डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, फिर अभी इसके बाद हमने अभी बात की थी आर्टिकुलेटरी सिस्टम की, तो आप आर्टिकुलेटरी सिस्टम को देख लीजिए, अभी हमने वो बात की थी वही है। देखिए आर्टिकुलेटरी सिस्टम दिस कंप्राइसेस, इसमें शामिल है कौन कौन सी चीज, ध्यान रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें शामिल होती है नोज, ठीक है ना, कई साउंड्स जो है नोज की हेल्प से बोली जाती है, जिन्हें नेजल साउंड भी बोलते हैं, वो बाद में बात करेंगे ना। एक होता है टीथ, टीथ में मैंने आपको बताया था, एक होता है अपर टीथ और एक होता है लोअर टीथ। एक होता है अपर टीथ और एक होता है लोअर टीथ। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब मैंने स्पीच ऑर्गन्स की बात की, ठीक है ना, तो स्पीच ऑर्गन्स जो है इसमें भी दो तरीके के होते हैं, जैसे आपने कहा टीथ है, अपर टीथ है, लोअर टीथ है, टंग है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा अपर लिप है, लोअर लिप है। तो आपके जो स्पीच ऑर्गन्स है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर और एक को बोलते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर। ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। एक होता है एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड सेकेंड वन इज पैसिव आर्टिकुलेटर, पैसिव आर्टिकुलेटर। अब इनमें अंतर क्या होता है पैसिव आर्टिकुलेटर और एक्टिव आर्टिकुलेटर? देखो, मान लो जब आप कोई भी आप स्पीच बोल रहे हो, कोई भी वर्ड बोल रहे हो, कोई भी साउंड क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, दो जो है आपके स्पीच ऑर्गन्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं जनरली। उसमें एक स्पीच ऑर्गन जो है वो तो जब आप वो साउंड क्रिएट करते हो उस वक्त उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्टेशनरी होता है, एक जगह स्थिर रहता है। और जो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, स्थिर है, तो उसे बोलते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर, निष्क्रिय। और जो आपका स्पीच ऑर्गन जो है किसी साउंड को क्रिएट करते वक्त मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स द पैसिव आर्टिकुलेटर, वो पैसिव आर्टिकुलेटर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब जिसके अंदर मूवमेंट है वो तो कहलाता है एक्टिव आर्टिकुलेटर, एक और जिसमें मूवमेंट नहीं होता होता है पैसिव आर्टिकुलेटर। जैसे जैसे मान लो मैं कोई भी साउंड क्रिएट करूं, जैसे मैंने साउंड की इंग्लिश में फे, तो जैसे मैं बोलूँगा फे, तो फे साउंड जो होती है उसमें क्या होता है, एक तो लोअर लिप और अपर टीथ। फे साउंड जो होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम आते हैं, मेनली लोअर लिप और अपर टीथ। जैसे ही मैंने कहा फे 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 फे, तो ये आपका लोअर लिप है, ये तो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है अपर टीथ की तरफ, जबकि अपर टीथ जो है वो स्टेशनरी है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो इस फे साउंड को बोलने के लिए आपके जो आर्टिकुलेटर हैं उनमें लोअर लिप जो है वो तो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, बिकॉज इट मूव्स टवर्ड्स अपर टीथ, दैट इज पैसिव आर्टिकुलेटर। वो अपर टीथ की तरफ जो है मूवमेंट करता है, जो कि पैसिव आर्टिकुलेटर है, क्योंकि अपर टीथ जो है वो किसी तरीके का मूवमेंट नहीं करते। आई रिपीट, आप जब कोई भी साउंड क्रिएट करते हो तो स्पीच ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक स्पीच ऑर्गन तो ऐसा होगा जो कि स्टेशनरी होगा, स्थिर होगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, जबकि दूसरा जो है वो मूवमेंट करेगा पैसिव आर्टिकुलेटर की तरफ। तो जो मूवमेंट करता है उसे तो बोलते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर, और जो मूवमेंट नहीं करता उसे पैसिव आर्टिकुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना स्पीच ऑर्गन्स में थोड़ा। फिर टंग की बात की, तो अभी हमने टंग की बात की। टंग में क्या होता है, सबसे पहले टिप ऑफ द टंग होता है, सेकेंड आपने कहा कि भाई ब्लेड ऑफ द टंग होता है, थर्ड वन जो हमने बात की वो होता है फ्रंट ऑफ द टंग होता है, एंड फोर्थ वन इज द बैक ऑफ द टंग होता है। ये पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद रूफ ऑफ द माउथ। अब देखो एक चीज आप समझो, आपको रूफ ऑफ द माउथ पे थोड़ा सा समझना है। जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो, आपका जो मुंह बिल्कुल शांत है, आप अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लो और अपनी टंग को अपनी पोजीशन पे रख लो, बिल्कुल, है ना। ये मुंह बंद कर लिया। अब मुंह बंद करते वक्त, ठीक है, जो पार्ट देखो, जो पार्ट जो है आपका, अभी हमने क्या बात की थी कि आपके क्या होता है, टीथ रिज होता है, हमने बात की हार्ड पैलेट होता है और सॉफ्ट पैलेट। अब टंग का जो पार्ट आपका टीथ रिज को टच कर रहा है, आप बिल्कुल शांत रहो,
शांत रह के अपनी टंग को बिल्कुल शांत स्थिति में रखो, आपको कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे थे, ऐसा शांत हो। फिर आपकी टंग का जो पार्ट, ठीक है ना, टंग का जो पार्ट आपने कहा, तो उस वक्त जो आपकी टंग का, ठीक है ना, जो पार्ट आपका किसको टच कर रहा है, टीथ रिज को टच कर रहा है, किसको, टीथ रिज को। टंग का जो पार्ट टीथ रिज को टच कर रहा है उसे कहते हैं, वो एरिया कहलाता है ब्लेड ऑफ द टंग। अब देखो टीथ रिज के बाद फिर क्या आता है आपका, हार्ड पैलेट आता है, हार्ड पैलेट आता है ना। तो टंग का जो पार्ट आपके हार्ड पैलेट को टच कर रहा है, ठीक है, टंग का जो पार्ट आपका हार्ड पैलेट को टच कर रहा है उसे आप बोलते हो फ्रंट ऑफ द टंग, वो फ्रंट ऑफ द टंग होता है। और टंग का जो पार्ट आपके सॉफ्ट पैलेट को टच कर रहा है, जो सॉफ्ट पैलेट को टच कर रहा है वो बैक ऑफ द टंग होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बिल्कुल शांत स्थिति में आए, टंग को ऊपर रूफ पे टच होगी, तो जैसे ही आपकी टंग रूफ पे टच होगी तो आप ध्यान रख लें कि यदि मान लो जो टंग का जोन सा हिस्सा टीथ रिज को टच कर रहा है वो तो ब्लेड ऑफ द टंग हो गई, टंग का जो हिस्सा हार्ड पैलेट को टच कर रहा है वो फ्रंट ऑफ द टंग हो गई, और टंग का जो पार्ट आपका सॉफ्ट पैलेट को टच कर रहा है वो बैक ऑफ द टंग हो गई। इज इट क्लियर? इसके बाद आपका लिप्स है, लिप्स में वही होता है, एक होता है लोअर लिप एंड सेकेंड वन इज अपर लिप। इसमें क्या होता है, लोअर लिप और अपर लिप। तो आपके आर्टिकुलेटरी सिस्टम में ये चीजें शामिल होती हैं। हम ये तो अभी मैं केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसके बाद जब हम साउंड्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से साउंड्स क्रिएट होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन उसके टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, वो सारी अभी आपको बिल्कुल बेसिक शुरुआती स्तर पर जो चीजें समझनी चाहिए वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बात कर ली इसकी, अभी जब हम रूफ की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था रूफ ऑफ द टंग में क्या हो गया, रूफ ऑफ द माउथ में क्या हो गया, एक तो टीथ रिज हो गया, टीथ रिज के जस्ट बाद हार्ड पैलेट आ गया, और हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट आ गया। यहाँ सॉफ्ट पैलेट के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट पैलेट का एक नाम है VELUM, विलम, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो सॉफ्ट पैलेट है, देखो सॉफ्ट पैलेट का मतलब क्या हो गया, आप देखो टंग है, टंग को ले जाओ और टंग को बिल्कुल लास्ट पे ले जाओ आप, जहां पर आपका सॉफ्ट पार्ट आता है, जहां पर क्या आता है, आपका सॉफ्ट पार्ट आता है। हमने डायग्राम में भी देखा था। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो ये रेज्ड होता है, उठा हुआ होता है, या फिर ये लोअर्ड, नीचे आ जाता है। देखो आपका ये सॉफ्ट पैलेट है, ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये यदि ऊपर उठेगा तो जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये लैरिंक्स जो है उसकी वॉल पे टच हो जाएगा। यदि ये ऊपर उठेगा तो लैरिंक्स की वॉल पे टच होगा, जैसे ही लैरिंक्स की वॉल पे टच होगा तो क्या होगा कि जो नेजल वाला, नोज वाला जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, एयर नोज की तरफ से नहीं जा पाएगी, एयर केवल किसकी तरफ से जाएगी, माउथ की तरफ से जाएगी। आई रिपीट, ये जो सॉफ्ट पैलेट जिसको वेलम बोलते हैं, ये जो है यदि मान लो ऊपर हो जाएगा तो ऊपर होकर ये लैरिंक्स की वॉल को टच कर जाएगा। ये क्या करेगा, लैरिंक्स की वॉल को टच कर जाएगा। मैं एक बार फिर उस डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो चलो मैं आगे बताऊंगा फिर, क्या है ना, तो वो उसके को टच कर जाएगा। जैसे ही ये टच करेगा, ठीक है, जैसे ही वो उसको टच करेगा तो क्या होगा कि ये जो ऊपर नेजल पैसेज जो है वो बंद हो जाएगा। नेजल पैसेज बंद हो जाएगा तो कोई भी एयर जो है वो नोज की तरफ से पास नहीं हो पाएगी, सारी एयर किसकी तरफ से पास होगी, माउथ की तरफ से पास होगी। तो माउथ की तरफ से पास होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर नेजल पैसेज क्या हो जाएगा, नेजल पैसेज क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। यदि आपका सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठ गया तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा, और नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो भी साउंड्स होंगी उनको साउंड्स को बोलेंगे ऑरल साउंड्स, क्योंकि सारी की सारी एयर किससे पास होगी, माउथ से, मुंह से, नाक से कोई साउंड एयर पास ही नहीं होगी। तो जो उस कंडीशन में जितनी भी साउंड्स क्रिएट होंगी उनको बोलेंगे ऑरल साउंड्स। इज इट क्लियर? अब एक कंडीशन ये है कि आपका जो है सॉफ्ट पैलेट नीचे आ गया। अब जैसे देखो ऊपर टच नहीं होकर नीचे आया तो नीचे आने में दो कंडीशन होगी। नीचे आने में कंडीशन क्या होगी, एक तो ये होगा कि आपका ऑरल पैसेज, या तो ऐसा होगा कि ऑरल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा, या फिर ऑरल पैसेज भी खुला रहेगा। देखो अब जैसे ही नीचे आया,
जैसे ही नीचे आया तो नेजल पैसेज तो खुल ही जाएगा। अब ऑरल पैसेज में दो कंडीशन होंगी, या तो ऑरल पैसेज बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा या फिर ऑरल पैसेज भी खुला रहेगा। ऑरल पैसेज ऑल्सो ओपन, ऐसे लिख दो, ऑरल पैसेज भी खुला रहेगा। ऑरल पैसेज भी खुला रहेगा, इसका मतलब ऑरल पैसेज तो खुल रहा है और नेजल पैसेज भी खुल रहा है। यदि आपका सॉफ्ट पैलेट यदि नीचे आता है तो यू हैव टू कंडीशंस। नंबर 1, ऑरल पैसेज ब्लॉक्ड, या तो ऐसा होगा कि ऑरल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा, किसी भी तरीके से आपका ऑरल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, माउथ लिप्स आपस में टच कर जाएंगे, टंग ऊपर चले जाएगी। यदि ऑरल पैसेज ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब ऑरल पैसेज से एयर निकल ही नहीं पाएगी, और यदि एयर नहीं निकल पाएगी तो उस कंडीशन में जो सारी की सारी एयर है नोज से निकलेंगी, तो उस कंडीशन में जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उन्हें बोलते हैं नेजल साउंड। क्या बोलते हैं? नेजल साउंड। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि आपका जो सॉफ्ट पैलेट नीचे हुआ, लेकिन सॉफ्ट पैलेट नीचे होने के साथ नेसल पैसेज तो खुला लेकिन ऑरल पैसेज भी खुला हुआ है, ऑरल पैसेज पूरा बंद नहीं हुआ है। एयर जो है आपके ऑरल पैसेज से भी जा सकती है और नेसल पैसेज से भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उन्हें बोलते हैं नेजलाइज्ड साउंड। उन्हें क्या बोलते हैं? नेजलाइज्ड साउंड, NASALIZD। तो ऑरल साउंड हो गया, नेजल साउंड हो गया, ठीक है, और नेजलाइज्ड साउंड हो गए। इज इट क्लियर? तो आपको ये सॉफ्ट पैलेट का ध्यान रखना है कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो क्या करता है? ऑरल पैसेज को बंद करने या फिर नेजल पैसेज को बंद करने और खोलने का काम करता है। यदि आपका सॉफ्ट पैलेट जो ऊपर उठा हुआ है तो फिर आपका नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा, तो सारी की सारी साउंड जो निकलेंगी ऑरल साउंड्स निकलेंगी। और यदि सॉफ्ट पैलेट जो है नीचे आ गया तो उस कंडीशन में ये दो कंडीशन होती हैं, तो ऑरल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाएगा या ऑरल पैसेज भी खुला रहेगा। तो उस कंडीशन में यदि ऑरल पैसेज कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो नेजल साउंड्स कहलाएंगी, और ऑरल पैसेज भी खुला हुआ है तो वो नेजलाइज साउंड कहलाएंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया, नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका, जो रूफ ऑफ द माउथ का वो जो होता है वो होता है यूवियला। क्या होता है? यूवियला। तो मैंने आपको बताया था ये फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है, हैंगिंग लूज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूफ, ठीक है ना। ये रूफ जो है आपकी जो रूफ है उसके, रूफ ऑफ द माउथ के सॉफ्ट पैलेट के भी लास्ट में पॉइंट पर एक मसल फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहते हैं? यूवियला। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब ये थोड़ा सा मैंने लैरिंग्स के बारे में बताया जो आपको ध्यान होना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए लैरिंग्स क्या है। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बताया था, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था लैरिंग्स को आपको एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी में ये माना जाता है कि एडम जो है उसने फॉरबिडन जो है फ्रूट को खा लिया और दैट फ्रूट गॉट स्टक इनटू हिज थ्रॉट, वो उसके थ्रॉट में जो है अटक गया, इसलिए वो यहाँ से इस तरीके से जो है बाहर निकला हुआ नजर आता है, ये पार्ट है ना। तो ये मिथोलॉजीज है, ठीक है। इसलिए सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप, देखो आप हमने बात की थी विंड पाइप जिसे आप ट्रकिया भी बोलते हैं, TRACHEA, ट्रकिया के ऊपर ही ऊपर ये सिचुएटेड होता है। द लैरिंग्स आर सिचुएटेड इन द लैरिंग्स आर सिचुएटेड, देखो लैरिंग्स के अंदर ही मैंने बात की थी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर, होठों जैसी संरचना होती है। दीज आर कॉल्ड वोकल कोर्ड्स, इन्हें क्या बोलते हैं? वोकल कोर्ड्स कहते हैं। दीज आर प्लेस हॉरिजॉन्टली, और ये हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली का मतलब इस तरीके से, आपको देखो कई डायग्राम में समझाने के लिए इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि वर्टिकली होती हैं, ये जो है लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये किस तरीके से होती है? हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या है बुक्स में समझाने के लिए इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई आपको स्ट्रक्चर के देखो इधर से जुड़े हुए हैं, तो वो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वर्टिकली तो नहीं होते, ये किस तरीके से होते हैं? हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है। फाइन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए उसमें ये वोकल कोर्ड्स के बारे में बात पूछ लिया जाए कि वोकल कोर्ड्स आर जॉइंट एट बोथ एंड्स, इनमें से कौन सा सही है? वोकल कोर्ड्स दोनों जॉइंट्स से जुड़े होते हैं। दूसरा ये आ जाए कि वोकल कोर्ड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली, वोकल कोर्ड्स जो है वर्टिकली होते हैं, वोकल कोर्ड्स आर सिचुएटेड हॉरिजॉन्टली। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा चॉइस है सही है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। तो इन द लैरिंग्स आर सिचुएटेड अ पेयर ऑफ लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड वोकल कोर्ड्स एंड दीज प्लेस हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली होते हैं। ओपनिंग बिटवीन द कोर्ड्स, ये जो वोकल कोर्ड्स दो होते हैं, इन वोकल कोर्ड्स की जो ओपनिंग होती है, जो गेट होती है, उसे बोलते हैं ग्लॉटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड वोकल कॉर्ड्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर एंड द प्रेशर ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स मेक देम ओपन क्लोज। देखो मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जब भी आपको स्पीच साउंड क्रिएट करते हैं, स्पीच साउंड आती है, तो जनरली वोकल कॉर्ड्स पास होते हैं, और जैसे एयर पास होती है तो वो तेजी से वाइब्रेट करती हैं, ठीक है ना।
प्रेशर, तो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स द वोकल कॉर्ड्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर। वोकल कॉर्ड जो है बिल्कुल पास पास, लूजली, टाइटली नहीं, लूजली, ढीले ढाले से पड़े रहते हैं। एंड प्रेशर ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, और मैंने आपको बताया था लंग्स जो है उसमें से एयर का प्रेशर आता है और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं रैपिडली, तेजी से, कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, अभी हमने वो वीडियो में भी देखा था, खुलते बंद होते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये खुलना बंद होना क्या कहलाता है, वाइब्रेशन हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये कितनी जल्दी जल्दी खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ये हम बात कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह। तो मैं ये कहा द रेट एट विच वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, जिस दर से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या है ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, एंड दिस डिटरमाइंस द पिच ऑफ द वॉइस। यही जो है किसी भी वॉइस की पिच को डिसाइड करती है कि भाई पिच ज़्यादा है या कम। यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच हाई होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच लो होगा। पिच किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस बाय आवर वोकल कॉर्ड्स। हम पढ़ चुके हैं पिच क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस बाय आवर वोकल कॉर्ड्स, हमारे वोकल कॉर्ड्स के द्वारा पर सेकंड कितना वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। फिर देखो टंग की बात की हमने, टंग की हम बात कर चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की दृष्टि से हम टंग को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, हम इन फॉलोइंग पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले टिप ऑफ द टंग होती है, उसके बाद ब्लेड ऑफ द टंग होती है, फ्रंट होता है, फिर बैक होता है, हम बात कर चुके हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए बताया भी था कि आपके जो ब्लेड ऑफ द टंग किसे कहते हैं, जो पार्ट किसको टच कर रहा हो, टीथ रिज को। फ्रंट ऑफ द टंग किसे कहते हैं, जो हार्ड पैलेट को टच कर रहा हो। बैक ऑफ द टंग किसे कहते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट को टच कर रहा हो, जब आप जो है बिल्कुल शांत स्थिति में हो, जब आपके व्हेन योर स्पीच ऑर्गन्स आर एट देयर रेस्ट, जब स्पीच ऑर्गन बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में हो, उस स्थिति में टीथ रिज को टच करने वाला पार्ट ब्लेड ऑफ द टंग कहलाता है, हार्ड पैलेट को टच करने वाला पार्ट फ्रंट ऑफ द टंग कहलाता है, और सॉफ्ट पैलेट को टच करने वाला पार्ट बैक ऑफ द टंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने एक ब्रीफ में इसका मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश की, बहुत ब्रीफ में, इसके बारे में हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे। अब इस ब्रीफ में से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप देखिए आपको क्वेश्चन आते हैं क्या, है ना। आपको ने ये सारी चीज़ पढ़ी है तो बहुत ईजी है, आपको ये बस ये बताना है ट्रू और फॉल्स, ये बात लिखी हुई है वो सही है या गलत है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप ये बताइए कि ये जो निम्नलिखित स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो देखो नंबर 1, आप अच्छी तरह से समझिए, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, जो भी मैंने पढ़ाया है यदि आपने ढंग से समझा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन बात ये आपको समझ के आंसर देना है, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन इससे अलग भी आ सकता है। यदि समझा हुआ है तो आप आंसर दे दोगे। इन्हीं में से आपको जो है 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बनाने को कितने भी क्वेश्चन बना दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। देखो, द लंग्स एंड द मसल्स ऑफ द चेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। मैंने कहा कि लंग्स और मसल्स ऑफ द चेस्ट, लंग्स और जो चेस्ट की मसल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच साउंड के प्रोडक्शन में। तो बिल्कुल सही है। हमने कहा था कि हमारे जो लंग्स की वॉल्स है, चेस्ट की वॉल्स है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद एयर जो है बाहर आती है, इसकी वजह से एयर जो है हमारे वोकल कॉर्ड में आती है, तो वोकल कॉर्ड में वो स्पीच साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आर्टिकुलेटरी सिस्टम उनको वावल और कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करके वर्ड क्रिएट करते हैं। तो वो हमने पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लंग्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन, चेस्ट में की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल पे करता है, बिल्कुल सही है। द एयर एस्केप फ्रॉम द लंग्स इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू ग्लॉटिस। जो एयर है, ठीक है ना, एस्केप फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में से आती है और फिर आउटर एटमॉस्फेयर में किसके द्वारा चली जाती है, ग्लॉटिस के द्वारा चली जाती है। तो बिल्कुल सही है। जैसे ही आपके वोकल कॉर्ड खुले तो वोकल कॉर्ड की ओपनिंग क्या होती है, ग्लॉटिस कहलाती है। तो एयर जो है ग्लॉटिस के द्वारा फिर क्या करती है, आपके आउटर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द ग्लॉटिस इज शट कंप्लीटली ड्यूरिंग नॉर्मल स्पीच। अब एक नॉर्मल ब्रीदिंग, देखो हमने बात की थी, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो कोई आवाज़ आती है क्या, नहीं आती है। इसका मतलब वोकल कॉर्ड्स जो है बिल्कुल खुले हुए हैं और एयर आराम से, देखो इसका मतलब एयर आराम से निकल रही है। तो जब आप जो है क्या करते हो, जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो वोकल कॉर्ड्स आर शट कंप्लीटली शट होते हैं क्या, नहीं, वाइड अपार्ट होते हैं, वाइड अपार्ट, बिल्कुल खुले हुए होते हैं।
ओपन होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स आर वाइड अपार्ट, वोकल कॉर्ड बिल्कुल खुले होते हैं। नेक्स्ट देखो, वोकल कॉर्ड्स आर सिचुएटेड इन द लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स जो है लैरिंग्स में सिचुएटेड होते हैं, हमने बात कर ली थी। लैरिंग्स को आप एडम्स एप्पल भी बोलते हो, हमने बात की थी, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसके अंदर हमने कहा था लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। वोकल कॉर्ड आर जॉइंट्स टुगेदर एट बोथ एंड्स, देखो आपने बात की थी, वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दोनों सिरों से जुड़े रहते हैं, हमने कहा था एक तरफ से जुड़े रहते हैं और एक तरफ से वो खुले रहते हैं, तो दोनों तरफ से जुड़े हुए नहीं रहते, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, कौन कौन से सही है। द स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स आर कॉल्ड द ग्लॉटिस, देखो मैंने कहा जो जगह होती है वोकल कॉर्ड्स के बीच में उसे ग्लॉटिस बोलते हैं, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है। द वोकल कॉर्ड्स आर कैप्ट लूजली टुगेदर ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ वॉइसलेस साउंड, हालांकि वॉइसलेस साउंड अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम इतनी जगह आगे गए नहीं है। देखो दो तरीके की साउंड होती है, एक वॉइसलेस होती है और वॉइस्ड होती है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जैसे वॉइसलेस साउंड जो होती है ना, जब वो वॉइसलेस साउंड जो होती है, तो वॉइस देखो वैसे समझ में आ गया वॉइसलेस, जब वोकल कॉर्ड्स थोड़े से दूर होते हैं तो उस वक्त जब वो कोई भी एयर निकलती है तो उनमें जो है वाइब्रेशन नहीं होता है, वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होता है, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होता है, तो जो समय जो साउंड क्रिएट होती है उन्हें वॉइसलेस साउंड कहते हैं। तो वॉइसलेस साउंड के टाइम पर और नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर, नॉर्मल ब्रीदिंग दोनों ही टाइम पर जो है वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, खुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो मैंने यही कहा द वोकल कॉर्ड्स आर केप्ट लूजली टुगेदर, वोकल कॉर्ड्स जो है लूजली टुगेदर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉइसलेस साउंड, तो ये गलत है, वो लूजली टुगेदर नहीं होते, वो खुले हुए रहते हैं, दूर रहते हैं। आपको ध्यान रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग में और वॉइसलेस साउंड क्रिएट करने में वोकल कॉर्ड्स की कंडीशन एक जैसी रहती है, मतलब वो खुले रहते हैं, जबकि मैं क्या कह रहा हूँ वॉइसलेस साउंड्स के टाइम पर वो वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल पास पास होते हैं, तो नहीं होते उस वक्त पास, ठीक है। तो ये गलत, क्योंकि पास पास होंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो फिर तो वो वॉइस्ड साउंड हो जाएंगे, वॉइसलेस साउंड थोड़ी हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में आगे जब वॉइसलेस और वॉइस्ड पढ़ेंगे तब पता लगेगा। द ग्लॉटिस इज वाइड ओपन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस साउंड, अब देखो मैंने अभी बताया ना वॉइसलेस और वॉइस्ड, ऐसे उल्टा कह दिया, द ग्लॉटिस इज वाइड ओपन, ग्लॉटिस बिल्कुल खुला रहता है किसके, वॉइस्ड साउंड के प्रोडक्शन। मैंने कहा था वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड, वॉइसलेस साउंड के टाइम पे ग्लॉटिस जो है क्या होता है, या वोकल कॉर्ड्स होते हैं बिल्कुल खुले रहते हैं और वॉइस्ड के सामने पास आ जाते हैं, इसलिए वाइब्रेशन होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट उल्टे लगती है ना। नेक्स्ट देखो, the state of the glottis is the same during normal breathing and during the articulation of voiceless sounds, अभी मैंने बात की थी। देखो ग्लॉटिस की स्थिति सेम होती है कब, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर, और आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइसलेस साउंड और वॉइसलेस साउंड के आर्टिकुलेशन बिल्कुल एक जैसी होती है, उस वक्त दोनों ही कंडीशन में आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वाइड अपार्ट होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड डिटरमाइंस द पिच और आर वॉइस, हमने पिच एम्पलीट्यूड के बारे में फर्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि जिस फ्रीक्वेंसी से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं उसी से पिच निर्धारित होती है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा जो है वाइब्रेशन होगा उतनी ही पिच होगी, जितना कम वाइब्रेशन होगा उतनी ही कम पिच होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करें, द ग्लॉटिस इज कंप्लीटली शट, ग्लॉटिस पूर्णतः बंद हो जाता है वाइल स्वेलिंग फूड और ड्रिंक, जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब खाना निकल रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं, बिल्कुल सही। मैंने आपको कहा था कि वो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस रास्ता बंद कर लेता है जिससे कि फूड केवल फूड पाइप में ही जाए, यानी इसोफेगस में ही जाए, विंड पाइप या ट्रकिया में नहीं आए, तो क्या करता है उस वक्त, तो मैंने कहा ग्लॉटिस इज कंप्लीटली शट, ग्लॉटिस पूर्णतः बंद हो जाता है। क्यों, एपिग्लॉटिस से वो बंद हो जाता है, कब आप खाना खाते हो या पानी पीते हो, इसीलिए जब आप खाना खाते हो पानी पीते हो तो आपकी श्वास नली में जो है पानी या खाना नहीं जाता है। विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस, विंड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं क्या, नहीं गलत, क्या बोलते हैं, विंड पाइप को तो ट्रकिया बोलते हैं, ठीक है, TRACHEA, ठीक है। ईसोफेगस तो क्या होता है, फूड पाइप होता है, तो इसने कहा विंड पाइप को बोलते हैं क्या, नहीं विंड पाइप को नहीं बोलते। द सॉफ्ट पैलेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग द ओरल पैसेज, अभी मैंने आपको बताया था सॉफ्ट पैलेट जो है रेज्ड हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो फिर क्या होता है, साउंड्स ओरल साउंड्स होती है, नीचे आ जाता है तो नेजल साउंड हो सकती है या फिर नेजलाइज साउंड हो सकती है। तो मैंने कहा कि भाई ओरल पैसेज को खोलने और बंद करने में क्या आपका सॉफ्ट पैलेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा सॉफ्ट पैलेट, ये आपका ये भी सही था, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो कॉल्ड वीलम, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट पैलेट को वीलम भी बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद सॉफ्ट पैलेट टचेस द बैक ऑफ द वॉल ऑफ द फेरिंग्स व्हेन वी आर्टिकुलेट ऑरल साउंड। मैंने आपको बताया था ना कि जब सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठ जाता है तो वो लैरिंग्स की वॉल को टच कर देता है, नेजल पैसेज बंद हो जाता है, और नेजल पैसेज बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ऑरल साउंड्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। ऑल साउंड्स इन ऑल लैंग्वेजेस हैव ईदर प्योरली ऑरल और प्योरली नेजल। देखो इंग्लिश में तो जनरली ऑरल या नेजली साउंड होती है, लेकिन हमने यहाँ क्या कहा है, ऑल साउंड्स इन ऑल लैंग्वेजेस, सारी भाषाओं में साउंड या तो प्योरली नेजल होंगी या प्योरली ऑरल होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक साउंड और हमने पढ़ी थी नेजलाइज्ड, पढ़ा था ना कि आपका यदि मान लो सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो आपका ऐसा होता था ऑरल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाए या फिर ऑरल पैसेज भी खुला रहे नेजल पैसेज के साथ, तो वो नेजलाइज साउंड होती है। एक मैंने कहा इस सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड, यदि सॉफ्ट पैलेट नीचे आ जाए। अब देखो समझना, सॉफ्ट पैलेट नीचे आ जाए तो द एयर कैन नॉट एस्केप थ्रू द माउथ, तो एयर हवा जो है मुंह से नहीं निकल पाई, निकल सकती है, कंडीशन है। यदि ऑरल पैसेज खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इस सॉफ्ट पैलेट इज रेज, यदि सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठ जाए तो द एयर कैन नॉट एस्केप थ्रू नोज, तो एयर जो है एस्केप नोज से नहीं कर सकती। हाँ ये सही है। जब आपका सॉफ्ट पैलेट ऊपर रेज कर जाता है तो नेजल पैसेज फिर बिल्कुल क्या होता है, बंद हो जाता है। नेजल पैसेज बंद हो जाएगा तो फिर एयर नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा इफ द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड, यदि सॉफ्ट पैलेट लो, ये दोनों एक ही बात है एक तरीके से, ठीक है ना। यदि सॉफ्ट पैलेट जो है नीचे आ जाए तो फिर वो क्या है, द ऑरल पैसेज ऑफ एयर इज शट ऑफ कंप्लीटली। तो बिल्कुल जब आपका जो सॉफ्ट पैलेट जो है नीचे हो जाएगा तो ऑरल पैसेज ऑफ द एयर इज शट कंप्लीटली, कंप्लीटली बंद थोड़ी होगा। हमने कहा था दो कंडीशन है, उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि ऑरल पैसेज ब्लॉक भी हो सकता है और ऑरल पैसेज ऐसा हो सकता है खुला भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन होती है। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। द फ्रंट ऑफ द टंग लाइज ऑपोजिट द हार्ट, देखो अभी हमने बात की थी, अभी हमने बात की थी, जो फ्रंट ऑफ द टंग है लाइज ऑपोजिट, बिल्कुल जो है उसके सामने होता है, टच कर रहा होता है हार्ड पैलेट की। तो बिल्कुल सही, देखो हमने बात की थी, मैंने कहा था कि आपके एक तो होता है कि ब्लेड ऑफ द टंग होता है, एक हमने कहा था कि भाई इसके बाद ब्लेड के बाद फ्रंट होता है और फ्रंट के बाद बैक होता है। फिर मैंने कहा था ये जो है टीथ रिज को टच करता है। मैंने कहा था फ्रंट पार्ट जो है आपका आपके हार्ड पैलेट को टच करता है और ये पार्ट जो है बैक जो है आपके सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। मैंने ये बात की थी। तो आप देखो क्या कह रहा है वो, फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट, तो फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट, तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा ऑर्गन्स आर एट रेस्ट, जब ऑर्गन आपकी रेस्टिंग कंडीशन में हो। द बोनी कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ दैट लाइज इमीडिएटली आफ्टर द अपर फ्रंट टीथ। मैंने आपको बताया अपर फ्रंट टीथ के इमीडिएट बाद कौन सा पार्ट आता है, हम जानते हैं टीथ रिज का आता है, जिसे एल्विलियर रिज भी कहते हैं और जिसे एल्विलियम भी कहते हैं। देखो यारा, द टीथ रिज इज ऑल्सो कॉल्ड एल्विलियम। टीथ रिज को क्या बोलते हैं, एल्विलियम बोलते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट सेक्शन है जो सामान्य इंट्रोडक्शन है कि भाई आपका किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है अपने इस पे जाएंगे कि भाई इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से साउंड्स क्रिएट होती हैं, क्या तरीके से एक्सेप्शन है, कौन कौन से स्ट्राइकिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद हम सिम्बल्स पाएंगे, सिम्बल्स की साउंड्स को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन सी साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में है जो हिंदी में है ही नहीं, ठीक है ना, उनका किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। फिर हम इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका वो ये फोनेटिक्स वाला सिस्टम पूरा होगा, उसके बाद वर्ड स्ट्रेस वाला आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप पहले ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उसके बाद आपको वर्ड स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो बाकी काम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। हाँ देखिए, एक जो है पिछली वाली क्लास में एक थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई थी कि पिछली वाली क्लास जो हमने फोनेटिक्स की थी उसमें फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा रह गया था, ठीक है। उसमें एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा हो गया। इसलिए क्या है, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें वो फॉन्ट साइज की वजह से हमें दिख ही नहीं रहा है ना, तो वो वर्ड्स दिख नहीं रहे थे। तो वो एक्चुअली क्या है कि पता नहीं था कि इतने छोटे हो जाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत है। तो आपको जो फर्स्ट क्लास है उसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप जो भी पढ़ना चाहे उसमें से देख लेना, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट क्लास में फॉन्ट छोटे हैं, वो छोटे ही हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर उस नोट्स को भेज देंगे फर्स्ट क्लास के, जो फर्स्ट क्लास थी उसको आप आराम से पढ़ लें। तो आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप कर सकते हैं, लिंगुआ फ्रैंका बाय डॉक्टर एस.के. शर्मा। ये टेलीग्राम चैनल है,
ठीक है। तो आप में से यदि मान लो जैसे जो फर्स्ट क्लास थी उसमें फॉन्ट साइज़ बहुत छोटी रह गई थी, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे वो नोट्स डाल दूंगा जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।